तो शांति बैठिए। आज हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत का हमारा जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है बउआ पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पाटलिपुत्र के जो फ्यूसम, ये वाला मुटकी, हाँ दूसरा चैप्टर। ठीक, तो पाटलिपुत्र की जो महत्व है, जो इसकी महानता है, उसी के बारे में हम आज लोग पढ़ने वाले हैं। पाटलिपुत्र बोले तो कौन सा शहर आज के टाइम पर? पटना, बिहार की राजधानी। ठीक, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और क्लास खत्म करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, यानी एक ही क्लास में क्लास हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी, और उसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी। ठीक, और तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर, इस सबका पीडीएफ भी। चलिए, तो आज ये पाटलिपुत्र वैभवम पर मैं सीधे हिंदी में बता दूं, कहानी सुन लीजिए। और यही कहानी आपको हिंदी में पीडीएफ में भी लिखा हुआ मिलेगा, आप उस कहानी को पढ़ते रहिएगा। कभी एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन बना जो पीडीएफ में नहीं रहेगा, या एक्स्ट्रा कोई ऑब्जेक्टिव्स बन गया, तो ऑब्जेक्टिव बने या सब्जेक्टिव बने, आपको अगर हिंदी कहानी पढ़े हुए हैं तो आप उसको बना लीजिएगा। समझ गए? यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व मधारयत, कि जो बिहार की राजधानी है पटना, पाटलिपुत्र, वो हमेशा से, हर समय, हर काल में महत्वपूर्ण रहा है। ठीक, उसकी अपनी एक महत्व रहा है, इतना में कोई दिक्कत? पाटलिपुत्र बोले तो आज कौन? पटना। ठीक, ऐसे इतिहासे धार सहस्त्र द्वय वर्ष परिमित वर्तते, इसका जो इतिहास है लगभग 250 नहीं, 2500, सहस्त्र है ना, 2500, 2500 साल, 2500 साल इतिहास इसका पुराना है। इतना पहले के इसका इतिहास है, जहां से इसकी शुरुआत होती है, जहां से इस शहर का बसाव शुरू होता है, बसना। पहले पाटिल ग्राम था, इसमें तुमको कुसुमपुर, पुष्पपुर नाम भी मिलेगा। वहां से लेकर के आज तक के देखिए तो टोटल इसका कितना समय हो गया है? 2500 साल हो गया है। ठीक, हम यहाँ इसमें लिख दिए हैं 2500 साल हो गया है। तो इतना बड़ा इसका इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रों में, उद्योग क्षेत्रों में च विशेष न ध्यान आकर्षण कम, यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं और औद्योगिक भी होते हैं, और इस वजह से पटना हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। आज आपको कोई भी चीज चाहिए, आप कहाँ जाते हैं? पटना जाते हैं। ठीक, तो आपको अपनी ओर खींच रहा है। विदेशिका यात्रीना मेगा स्थनिज फयान हुएन सांग इतसिंह प्रभत्य पाटलिपुत्र स्ववर्णनम स्व अस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कहा जा रहा है कि जो भी विदेशी यात्री आए हैं समय समय पर, उन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद यहाँ के बारे में लिखा है अपने संस्मरण में। ठीक, यहाँ याद रखो काची, संस्मरण। संस्मरण मतलब होता है कि जब हम कहीं घूमने गए और वहाँ के बारे में जब हम लिखे तो उसी को संस्मरण कहते हैं, या यात्रा वृतांत कहते हैं उसको। समझ गया आप? कौन कौन से लोग हैं जो पटना में आए थे विदेश से? तो देखो, मेगास्थनीज आया था, यूनान के था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, फिर फाहियान आया है चीन से, हुएनसांग आया है चीन से, और इतसिंह जो है ये भी आया है चीन से। सब अलग अलग समय पर पटना आया और पटना की जो भी चीज़ों को देखा, उस सब के बारे में उसने किताब लिखी है। समझ गए? तो ये चीज हो गया। पाठे अस्मिना पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में हम लोगों को अभी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें पाटलिपुत्र का जो वैभव है, इसकी जो महानता है, उसके बारे में एक छोटा सा सामान्य रूप से आपको परिचय है। पूरा गहराई से नहीं है, बस हल्का सा आपको परिचय है, जानना है कि पाटलिपुत्र क्या था। हाँ, तो देखिए बुआ, कहा जा रहा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु नियतम पाटलिपुत्र नुगंगे वसाधिचित्रम महानगरम बभुआ। कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय जितने भी शहर हैं, उन शहरों में एक महत्वपूर्ण शहर आपका कौन है? वो है आपका पाटलिपुत्र। जितना भी पुराना शहर है उसमें एक कौन आ जाता है? पाटलिपुत्र, भारत में। ठीक, और ये बसा है कहाँ? गंगा के किनारे, गंगा के तट पर बसा हुआ है। ठीक, और एक बहुत बड़ा महानगर है, शहर है।
तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कटुनिमातख्य काव्य कथयति। और यही कारण है कि एक कवि हुए हैं जिनका नाम क्या चीज है, दामोदर गुप्त। उन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम क्या है, कुटनिमतख्य। ठीक, आपको बस इतना नाम याद रखना है, कुटनिमत। समझ गया? सवाल आएगा कि कुटनिमत नामक कविता के लेखक कौन है, तो कौन लिखे इसको, दामोदर गुप्त। और वो कविता को हमने क्यों पढ़ रहे हैं, तो उस कविता में उन्होंने पटना के बारे में कुछ लिखा है। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है, याद रखना। दामोदर गुप्त के कविता के नाम क्या है, कुटनिमत। पूरा नाम याद रखना है तो कुटनिमताख्य। लेकिन तुमको इतने देता है ऑब्जेक्टिव में, समझ गया? कभी कभी ये भी दे देता है तो इतना से तू पकड़ लेगा। लिखे कहाँ है अपने कविता में, अस्ति महित तलिकम सरस्वती कुलम गृह महानगरम नानाम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहा गया है कि यहाँ पे एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है, तो यहाँ पे नाम पता है महित तिलकम, ये उसी का नाम है पाटलिपुत्र के। ठीक, तो पाटलिपुत्र नाम के एक शहर है, नगर है, और वो सरस्वती का कुलगृह है, यानी सरस्वती का वहाँ पे क्या है, घर है। परिवारों का, कुल मतलब होता है परिवार, लेकिन उनका ये घर है। ठीक, और क्या है, तो यहाँ बताया गया परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदर मतलब होता है भगवान इंद्र, जानते हो? पुरंदर मतलब होता है इंद्र, तो कि ये इंद्र के घर है, यहाँ उनका स्थान है। ठीक, तो दामोदर गुप्त ने अपने कविता कटुनिमत में क्या कहा है कि पाटलिपुत्र जो है वो सरस्वती का कुलगृह है, और जो भगवान इंद्र हैं जिनको पुरंदर भी कहा जाता है, उनका ये स्थान है जहाँ पे वो रहते हैं। ये दो बातें कही है, तो यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा जो पाटलिपुत्र है वो देवों का स्थान है, देवभूमि है, देवी देवता भी यहाँ पे रहते हैं। तो इसमें इतना ही था। अब आगे आइए। इतिहास श्रूयते यत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित अस्ति। इतिहास में आप लोग जाइएगा तो पता चलता है कि पहले गंगा के तट पर एक शहर हुआ करता था, या एक जगह हुआ करता था जिसका नाम क्या है, पाटली ग्राम। यही पाटली ग्राम आगे चल के बनेगा पाटलिपुत्र, और वही पाटलिपुत्र बनेगा आगे चल के पटना। और पाटली ग्राम से भी पहले इसकी कहानी है कुसुमपुर और पुष्पपुर। तो कुसुमपुर कहो, उसके बाद पाटिल ग्राम कहो, फिर पाटलिपुत्र कहो, और फिर पटना कहो। तो कहा जा रहा है कि इतिहास में पता चलता है कि गंगा के तीर पर, गंगा के तट पर बुद्ध काल में जब भगवान गौतम बुद्ध हुआ करते थे, उस टाइम पे पाटिल ग्राम नाम के एक जगह था। यत्र च भगवान बुद्ध ब्रीह बहुकृत्व समागत, जहाँ पे भगवान बुद्ध बार बार आए हैं। कई बार वो इस जगह पर आए थे, कहाँ, पाटली ग्राम में या पटना में। तेन कथित मासित यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य आग्नेयदहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। और अभी बताएं कि पाटिल ग्राम बुद्ध के टाइम के है, और भगवान बुद्ध हमेशा यहाँ पे आते थे, और वो यहाँ के बारे में, इस पाटिल ग्राम के बारे में एक भविष्यवाणी किए थे। वो कहे थे कि ये जो पाटिल ग्राम है आगे चल करके एक बहुत बड़ा शहर बनेगा। आज वो शहर है तो कि ये बहुत बड़ा शहर बनेगा, लेकिन एक समस्या है, यहाँ पे हमेशा कलह होते रहेगा, आगजनी जैसी घटना होती रहेगी, बाढ़ जैसी घटना होती रहेगी। देखो पटना में, शहर में ये सारी घटनाएं होती है कि नहीं होती है। तो ये तुमको संस्कृत में भी पूछ देता है और हिंदी में पूछता है कि किसने कहा था कि पटना आग से, पानी से, कलह से पीड़ित होगा, तो बुद्ध ने कहा था। उसी को संस्कृत में पूछ देगा तो पकड़ लेना, कलहस्य आग्नेयदस्य जलपुरस्य, कौन कहा है पाटलिपुत्र के बारे में, तो भगवान बुद्ध। कलांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथयति। बाद में यही पाटली ग्राम का बन गया, पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अयुत्य कृष्टासीदिति यूनान राजदूत मेगा स्थनिज स्वस्मरणेषु निरूपयति। उसके बाद पाटलिपुत्र बनने के बाद यहाँ पे एक नया राजा आता है,
उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो आता है तो वो अपना राजधानी बनाता है पटना को, पाटलिपुत्र को, और इसका खूब विकास होता है क्योंकि राजा खुद यहाँ पे रह रहा है। और उसी टाइम पर एक यूनान से व्यक्ति आता है, एक राजदूत आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जब यहाँ आता है तो पूरे पाटलिपुत्र का भ्रमण करता है। यहाँ पे जिस प्रकार से शासन प्रशासन चल रहा था, जैसे लोग रहते थे, उन सबको अपनी एक किताब में लिखता है, जिसको हम संस्मरण कहते हैं। ये किताब के नाम का है, किताब के नाम है इंडिका। तो इंडिका नामक किताब में पूरे उसके बारे में लिखता है। ठीक, उसके बाद आगे चल करके यहाँ पे राजा बनेगा चंद्रगुप्त के पोता, जिसका नाम है अशोक। और अशोक के टाइम भी पाटलिपुत्र नगर का खूब विकास होता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा राजा था, महान शासक माना जाता है। ठीक, यहाँ देखो प्रियदर्शन लिखल है। प्रियदर्शन मतलब जो देवताओं का भी प्रिय हो, ऐसा अशोक के बारे में कहा जाता है। तो उसने भी पाटलिपुत्र शहर का विकास किया। ठीक, उसके काल में भी विकास हुआ। तो मौर्य काल में पाटलिपुत्र खूब विकसित हुआ। ठीक, आगे देखिए, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृत। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे चल के बताया गया है कि यहाँ पे एक पर्व मनाया जाता था। ठीक, उस पर्व के नाम अभी आया है, नाम नाइल होगा, अभी आएगा, अभी नाइल होगा। तो वो जो यहाँ पे सरस्वती जी की जो पूजा पाठ जो होती है, जिसको कि दामोदर गुप्त कुलगिरी भी कहें सरस्वती जी के, तो उनका परंपरा भी चल रहा था, उनका भी पूजा हो रहा था। और इसके बारे में यहाँ से भी आप ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या चीज है, राजशेखर। और राजशेखर की एक कविता है जिसका नाम क्या है, काव्य मीमांसा। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उधर जो बताया दामोदर गुप्तोला कटुनिमत वो, और काव्य मीमांसा राजशेखर का। इन्होंने भी अपने कविता में पाटलिपुत्र के बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है तो देखो, अत्रो परवर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगलवह्य वयाडी वरुचित वरुचि पतंजलि यह परीक्षिता खयाति मुपूजगम। अब यहाँ पे देखो बताया क्या गया कि यहाँ पे कई सारे लोग हुए, विद्वान हुए। विद्वान में कौन कौन हुए हैं तो देखिए बुआ, यहाँ पे पिंगल की बात हो रही है। ठीक, पाणिनि जिनको व्याकरण के जनक कहा जाता है, तो कि वो हुए। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि जो पतंजलि हुए वो यहीं पे रह के सीखे, ज्ञान अर्जित किए। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है कि कई सारे लोग यहाँ पे पाटलिपुत्र में आए, यहाँ पे रह करके शिक्षा ग्रहण किए। समझ गया, क्लियर हो रहा है, खाली मुड़ी हिला रहा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजशेखर, उसने एक कविता लिखी है, कविता के नाम है काव्य मीमांसा। उस काव्य मीमांसा में वो बताते हैं कि कई सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण कहाँ से किया है, पाटलिपुत्र से किया है। जिसमें वो नाम दे रहे हैं जैसे किसका, पतंजलि का, कि पतंजलि कहाँ पे रह के विद्वान बने, तो वो यहीं पे रहे थे। तो इस तरह से कई लोग हैं। फिर यहाँ पे पिंगला है, तो उसके बारे में भी वही बता रहे हैं। तो कुछ ऐसे विद्वान लोग हुए पीछे इतिहास में जो कहाँ पे रह के ज्ञान अर्जित किए थे, यही हमने के पाटलिपुत्र में। बस वो इतना ही बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। अभी हम बताए हैं कि इसका पुराना नाम क्या मिलता है, तो कुसुमपुर और पुष्पपुर भी मिलता है। कुछ हमारे पास जो पुराण है और जो पुराने किताब हैं उनमें पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर भी मिलता है। तो आपको बस इतने याद रखना है कि हमारा जो पटना है उसका नाम क्या था, कुसुमपुर नाम था, बाद में ही बन गया पुष्पपुर, फिर यही बना तुमको पाटिल ग्राम, फिर यही बनेगा आगे चल के तुमको पाटलिपुत्र, और यही आगे चल के बन जाएगा तुमको
पटना, बस इतने एकड़ कहानी है इतिहास बनने का। अभी तक पटना है, भविष्य में देखिए बीच में इसका इतिहास पढ़ेंगे तो अजीमाबाद भी नाम पड़ा है, लेकिन उसका हमारा अभी यहाँ काम नहीं है, जो काम है उसको देखिए। समझ गए? तो इसको कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटिल ग्राम, पाटलिपुत्र और पटना के नाम से जानते हैं। अनेन ज्ञाते यत्ते नगरस्यास्य समीपे पुष्पाना बहुले मुँह उत्पादनम भवति स्म। अब यहाँ इसका नाम पुष्पपुर क्यों पड़ा है, उसके पीछे कारण दिया गया है। कहा गया कि इस नगर में एक फूल होता था जो बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, और कौन? पाटल पुष्पों की, आगे बढ़ गए, यहाँ पे फूलों की क्या होती थी? खेती होती थी, बहुत ज्यादा मात्रा में फूलों का उत्पादन होता था। तब फूल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था इस जगह के? पुष्पपुर। ठीक, जहाँ फूल मिले तो वो पुष्पपुर, ऐसे इसका नाम पड़ा। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटली पुष्पाना पुतलिका रचना मिश्रिता प्रचलिता। यहाँ पे कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र नाम पड़ा उसके पीछे भी यही कहानी है कि यहाँ पे पाटल नाम के पुष्प होता था। ठीक, उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पाटलिपुत्र पड़ गया। तो ऐसे करके अलग अलग इसकी कहानी है। शरत काले नगरे अस्मिना कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। आगे आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में मौर्य वंश जैसे हुआ था वैसे ही एक और वंश हुआ है जिसका नाम है गुप्त वंश। ठीक, और गुप्त वंश के भी राजधानी कहाँ है? पटना। और जब गुप्त वंश था तो पटना में एक बहुत बड़ा पूजा होता था। ठीक, उसी पूजा का नाम है कौमुदी महोत्सव। ये पूछेगा कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक, और किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। ठीक, हाँ, ठंडा समझो। शरद ऋतु में गुप्त वंश के जब शासन था तो पाटलिपुत्र में एक पर्व मनाया जाता था जिसको हम क्या कहते हैं? कौमुदी महोत्सव। समझ गए? इतना क्लियर? तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना भूना। जब ये पर्व मनता था तो सब लोग उसका आनंद लेते थे। संप्रति दुर्गा पूजा वसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। और कहा जाता है कि वो कौमुदी महोत्सव बिल्कुल वैसे ही होता था, लगभग जैसे कि आज हम लोग क्या मनाते हैं? दुर्गा पूजा मनाते हैं। जो पटना में दशहरा जो मनता है ना, उसी की तुलना की गई है किससे? कौमुदी महोत्सव से। वो भी ठंडे के दिन में मनता है, शरद ऋतु अक्टूबर में तो आइए जाता है। ठीक, तो शरद ऋतु में मनता था पहले, वही कौमुदी महोत्सव आज किस नाम से होने लगा है? दुर्गा पूजा के नाम से। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। समझ गए? आगे देखिए, काल चक्र वासद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमित जीर्णात न भूत। यहाँ पे कहा गया है कि समय बीतता गया और जब मध्यकाल में पहुंचे तो मध्यकाल में लगभग यहाँ पे वर्ष सहस्त्र दिया हुआ है, मतलब 1000 वर्ष इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ। यानी मध्यकाल में इसका उतना विकास नहीं हुआ। प्राचीन काल में विकास हुआ, खूब हुआ। मध्यकाल में 1000 साल तक इसका विकास नहीं हो पाया। वही चीज है ना जी। हाँ, क्षय हुआ है। फिर देखिए, अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस देशु लभ्यते। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है विशाख दत्त, उनका नाम यहाँ नहीं है। ठीक, उनकी एक किताब है, किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है जी? मुद्रा राक्षस नाम के किताब है। इस किताब के लेखक हैं विशाख दत्त। इन्होंने इस चीज की जानकारी दी अपने किताब में। जब हम किताब को पढ़ते हैं तो वहां से जानकारी मिलता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का उतना विकास नहीं हो पाया था, इसका नुकसान हुआ था। बाद में आता है मुगल वंश। ठीक, अकबर बाबर हुमायूं अकबर, ऐसे। ठीक, तो आया और उस टाइम पे फिर से पाटलिपुत्र का विकास होना शुरू हुआ। ठीक, उसके पीछे दो कहानी है। सबसे पहले एगो, इसमें जब इतिहास पढ़ाएंगे तब बताएंगे, मुगल में एगो राजा हुआ था अजीमुशान नाम के।
उसने उस टाइम पर लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा करके और पाटलिपुत्र को फिर से डेवलप किया था। कब? 1600-1700 ईस्वी के बात कर रहे हैं, आज से 400-500 साल पहले। ठीक, तो विकसित किया था, तो वो हुआ। और उससे भी इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति जिसका नाम है शेर शाह सूरी। ये उसी टाइम पे था, मुगल काल के ही टाइम पे था। बाबर के बेटा था हुमायूं, हुमायूं को हटा के ही आया था, फिर हुमायूं इसको हटा दिया, वो आया, फिर अकबर आया, उससे मुगल वंश शुरू हुआ। तो मुगल वंश के पूरा जो इतिहास, उसमें कुछ वर्षों के लिए कौन आता है? शेर शाह सूरी। और वही पाटलिपुत्र के नाम बदल के क्या कर देता है? पटना। नाम बदला है तो खाली नाम थोड़े बदलेगा, वहां पे काम भी करेगा। तो इसमें तुमको यही जानना है कि प्राचीन काल में पटना का खूब विकास हुआ, खूब विकसित हुआ। ठीक, चाहे वो मौर्य वंश रहे चाहे गुप्त वंश रहे, पूरा विकास किया। फिर मध्यकाल आया तो लगभग 1000 साल तक इसका विकास नहीं हुआ। बीच में आ गया तुमको शेर शाह सूरी, और उस टाइम पे इसका विकास हुआ था। और वो टाइम कौन था? तो वो मुगल काल के टाइम चल रहा था। समझ गए? आगे देखिए, आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से शतुराम विकास हो जाता। और उसके बाद कहा गया है कि जब ब्रिटिश काल आया, अंग्रेज आया, तो अंग्रेज के टाइम भी पटना का विकास हुआ, क्योंकि एक व्यापारिक केंद्र था, यहाँ से अच्छा खासा अंग्रेज को टैक्स वगैरह मिल जाता था। तो उस टाइम पे भी इसका विकास हुआ। नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेती नामना प्रसिद्धि मगात। और कहा जा रहा है कि आज ये जो है वो पटना के नाम से प्रसिद्ध है। जो पाटलिपुत्र था वो आज का बन गया है? पटना। अय च शब्द पतनमिति शब्दाना निर्गत। और ये बना है किससे? पतनम शब्द से बना है। ये ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछेगा तो याद रखना, पटना शब्द किससे बना है? पतनम से बना है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अध्यापि पूज्यते। और यहाँ के जो नगर पालिका देवी हैं उनका नाम है पटन देवी। अथी ना, पटना में पटन देवी जिनका पूजा आज भी होता है, तो उनको माना जाता है नगर पालिका देवी। वहाँ की रक्षा करने वाली देवी है पटन देवी। एकदम गंगा जी के तट के किनारे है। गया है कहीं पटन देवी जी? जे रे बैल कहीं के, तो घूमे के चाहिए ना। हाँ, आगे देखिए, संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ती। आज जो है ये पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है और ये बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। और इसका आज भी विस्तार हो रहा है, हर दिन ये धीरे धीरे फैल रहा है। ठीक, बड़ा शहर बन रहा है। अस्योत्तर श्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। और इसी के किनारे उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। याद रखना ऑब्जेक्टिव। ठीक, पटना शहर के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। उसी के तट पर ये शहर बसा हुआ है। तस्या ऊपरी गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशीय दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतुरीप निर्माण्यनो वर्तते। और उसी गंगा नदी के ऊपर पटना में ही गांधी सेतु है, पुल है, जगह से हम लोग गंगा जी को उपाटी जाते हैं। तो ये भी सवाल पूछता है कि गांधी सेतु पुल कहाँ है? पटना में। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। और यहीं पे ये जो गांधी सेतु पुल है एशिया का सबसे बड़ा पुल माना जाता है, सड़क वाला। ठीक, तो ये चीज हो गया दो। अगर पूछ दे कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल कौन सा है, तो गांधी सेतु है। कहाँ है? पटना में है। किस नदी के किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। समझ गए? यहीं पे रेल यान के भी पुल बनाने का, सेतु बनाने का काम चल रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है ना जी। गंगा नदी पर दीघा के पास नीचे हमने के पटना, वो दीघा जो जगह है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे तुम जो यात्रा करने का, परिवहन करने के जितने भी साधन है सबको तू देख सकता है। नीचे नाव, ओकर ऊपरे ट्रेन, ओकर ऊपरे हमने के ही सब चरपहिया, आ ओकर ऊपरे हवाई जहाज। चारों एक जगह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये दृश्य अगर करना चाहे तो आराम से हो जाएगा। नीचे से नाव पानी में जा रहा है, ओकर ऊपरे पुल बना वाली जगह पर रेलवे ट्रैक है तो ऊपर रेल जा रहा है, ओकर ऊपरे सड़क है,
बाकी की गाड़ी चल रही है, और ऊपर आसमान है, हवाई जहाज उड़ रही है। तो परिवहन के चारों साधन को तुम एक जगह देख सकते हो। कौन जगह पे? दीघा में। तो वहां पे रेल यान के लिए भी सेतु बनाया गया है। उसके बाद देखिए, नगरे अस्मिनोत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जीवकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम यत्यते दर्शनीय संति। इसके अलावा आप नगर में जाइएगा तो नगर में कई सारे चीज घूमने वाले हैं। जैसे कि आप वहाँ के संग्रहालय म्यूजियम घूम सकते हैं, आप वहाँ के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है हमारा उसको देख सकते हैं, वहाँ के सचिवालय, वहाँ के गोलघर, तारामंडल, फिर जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाखाना जो है वहाँ घूमने जा सकते हैं। कई सारे मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। अभी हम बोले ना कि मौर्य काल था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, अपना राजधानी बनाया था और इसका विकास किया था, तो उसका प्रूफ है। उस टाइम के कुछ सामान हम लोगों को मिला है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे महावीर मंदिर है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास है घूमने के लिए। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूछता है कि पटना के किन्हीं 5 दार्शनिक स्थलों के नाम लिखे, वैसा वैसा जगह जहां हम घूमने जाते हैं। तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। बुक में जो नहीं होगा वो भी अगर घूमने वाला जगह है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। वो 5 पूछा है, हाँ अगर कह दिया कि अपने पाठ्य के अनुसार, तब आपको किताब वाला ही लिखना पड़ेगा। वो पूछ रहा है पाठ्य, तो जो में पढ़े हैं वही लिखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से क्लियर? हमको लगता है कि खत्म हो गया, एक और बचल होगा, एक के न हो। एम आई राइट। चलिए अब आगे देखिए। और पटना में घूमे वाला जगह तुमको पूछे तो का बताना है। पटना एक चीज और है, ये सिख संप्रदाय के लिए भी पूजनीय स्थल है। जो सिख होते हैं, जिनको हम लोग मुख्य रूप से पंजाबी के रूप में जानते हैं, ऐसे सिख कहें तो समझ में ना आता है, पंजाबी कहें तो समझ में आ जाता है, ठीक। जो पगड़ी बांध के रहते हैं वो सिख होते हैं। तो सिखों के लिए पटना है बउआ पूजनीय स्थल। क्यों उनके लिए पूजनीय स्थल है? तो उसके पीछे कारण है। यहाँ पे जो सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ है? हमनी के पटना में। आज वहां पे पटना साहिब गुरुद्वारा भी है, उन्हीं के जन्म स्थान पे पटना साहिब गुरुद्वारा है। तब गुरुद्वारा भी घूमने जा सकते हैं। तो एक दर्शनीय स्थल आपका वो भी हो गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ है? पटना में। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के 10वें गुरु हैं? ठीक। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? तो यही घुमा घुमा के तुमको पूछते रहेगा। एक लाइन याद रखो, बढ़िया समझ लो, घुमा घुमा के पूछेगा। समझ गए? अब चूंकि ये उनका पूजनीय स्थल है, तो यहाँ पे दुनिया भर के जो सिख धर्म के लोग हैं वो दर्शन के लिए आते हैं, गुरुद्वारे में घूमने आते हैं। तो एक तीर्थ स्थल भी हो गया। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कलात अध्वाधि भविष्येषु क्षत्रेषु वैभवम धरयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमति। आगे कहा गया है कि यहाँ पे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में जो भी अपना अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ था उसके अवशेष मिले हैं। जैसे गुप्त काल के चंद्रगुप्त मौर्य का अवशेष मिला, अशोक का अशोक का भी अवशेष मिला है, यानी पुराना चीज होकर कुछ। तो उन सबको हमने के पटना के संग्रहालय में म्यूजियम में रखा हुआ है। आप म्यूजियम जाइए घूमने, और घूम करके वहाँ पे आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि पहले पाटलिपुत्र में क्या क्या चीजें थी, और उसके वैभव के बारे में, महानता के बारे में जान सकते हैं। पर्यटन मानचित्रे नगर मिदम महत्वपूर्णम। और उसके बाद पर्यटन के रूप में देखो, यानी घूमने फिरने वाला एक स्थल के रूप में देखो, तो उसमें भी हमारा पटना एक महत्वपूर्ण शहर है जहाँ पे दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों को इतना ही था, कोई दिक्कत? अब इसका ऑब्जेक्टिव करवा दे अभी ये, तो आ जाइए अब लगले आप लोग ऑब्जेक्टिव पर। चैप्टर अभी अभी पढ़े, एकदम ताजा ताजा है। फटाक 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 आंसर देते जाइएगा, ठीक है? चलिए पहला सवाल, मेगास्थनीज
कहाँ का राजदूत था, कहाँ से आया था? तो अभी बताए हैं कहाँ से आया है? यूनान से आया है। एकदम धाए धाए बताएगा, ताजा ताजा न पढ़ल है। हाँ, बगल में यो लिखल होगा कि कब ये पूछा गया है। 25 हम ऐड नहीं किए हैं, 25 में लगभग सब कहाँ से पूछा है? क्वेश्चन है बैंक से। तो लिखल ना मिलेगा 2025, लेकिन आपका छूटेगा भी नहीं। आप 2025 के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, पाटलिपुत्र वैभव एक भी क्वेश्चन तुमसे छूटना नहीं है। तो वो इसी में है, खाली साल ना लिखा हुआ है। तो मेगास्थनीज कहाँ के है जी? यूनान के है। ठीक, पाटलिपुत्र वैभव पाठ कैसी है? तो ये आप लोगों को चैप्टर में नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा इसको, ये निबंध के रूप में आपको है। तो निबंधात्मक रूप में ये लिखा हुआ है, ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा। समझ गए? यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है? आत्मकथा लिखा था कि संस्मरण की निबंध की लेख। तो हम वहाँ अंडरलाइन करके कहते कि देख संस्मरण, संस्मरण या यात्रा वृतांत कहो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संस्मरण हो जाएगा। जो ना है वो याद कर लेना। अब बताओ, पटना गंगा नदी के किस दिशा में बस हुई है? पहले ध्यान से सुन। हम ना पूछ रहे हैं कि पटना से गंगा करने हैं, हम पूछ रहे हैं गंगा से पटना करने हैं। जैसे अब ऐसे देखो, वो पटना है, तब पटना के उत्तर में कौन है? अब हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि पटना के उत्तर में कौन है, हम पूछ रहे हैं हमर उस तरफ कौन है। समझ में आ रहा है? रीजनिंग में फंस गया। पटना के उत्तर दिशा में क्या है? तो राजवा। राजवा के क्वेश्चन कुछ ही है। हाँ, पटना गंगा नदी के किस दिशा में, कि हमर कौन दिशा में वो बैठल है। तो हमारा दिने से करने हो गई, ओकरा दिने से हम हो रहे हैं उत्तर, और हमारा दिने से हो रही है। तो हम ओकरा दिने से नहीं पूछ रहे हैं, हम अपना दिने से पूछ रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण। बाकी आप लोग पटना घूमने गए हैं, तो अगर इस समझ में नहीं आए तो आप आंख बंद करिए, सोचिए कि ये गंगा नदी है। गंगा नदी के पटना इस तरफ है कि इस तरफ है? गंगा नदी कभी गया है पटना? गंगा नदी इहो दुविधे है। तो चुपचाप यहाँ से अब रट्टा मारता ना, समझ में आ रहा है? तो गंगा नदी के दक्षिण दिशा में पटना है। ये गंगा नदी बह रही है और उसके उस तरफ तट पे पटना है। अब पटना के उत्तर दिशा में गंगा है। ठीक, गंगा के दक्षिण दिशा में पटना है। समझ गया? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। इनमें से किसी यात्री ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? फाहियान ने भी किया था, वेनसांग ने भी, इत्सिंग ने भी। ये तीनों चीन से आया था और तीनों ने भी किया है। इसके अलावा एक हम लोग पढ़े हैं मेगास्थनीज। 4 लोगों का यहाँ पे मिलता है। पाटलिपुत्र वैभव में किस नगर को इंद्र या पुरंदर का निवास स्थान कहा गया है? कौन सा जगह था? पाटलिपुत्र था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? कौन राजा था उस टाइम पर? चंद्रगुप्त मौर्य था, उसी के टाइम पे आया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? कहाँ जन्म हुआ था उनका? तो पाटलिपुत्रम या पटना। पटना शब्द किस शब्द से बना है? बताए थे कि देखो इस सवाल पूछल है, 3 बार पूछल है। तो बताए थे पतनम। पतनम से क्या बना है? पटना बना है। गोल घर कहाँ है? पटना में है। महावीर मंदिर? हम पापा। किस कारण पाटलिपुत्र उल्लेखनीय है? इसमें से कौन ऐसा कारण है जिसके वजह से पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ते हैं उसका महत्व है? तो यहाँ पे राजनीतिक काम भी होता है, धार्मिक भी, औद्योगिक भी, इसलिए हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? पाटलिपुत्र के उत्तर में क्या है? गंगा नदी है।
पुरंदर का अर्थ क्या है? तो पुरंदर मतलब इंद्र। अभी ऑब्जेक्टिव में भी कराए हैं, पढ़ाई घड़ी बताए हैं। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो राजशेखर का था काव्य मीमांसा और दामोदर गुप्त के था कटुनिमत, ठीक, कुटनिमत। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे है, 3 बार पूछ चुका है अब तक। सरस्वती का कुलगिरी किस शहर को कहा गया है? पाटलिपुत्र को कहा गया है। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था? ये शहर तो बनेगा लेकिन ये सब चीजें घटती रहेगी, तो वो कौन कहे थे? भगवान बुद्ध कहे थे। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसित। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैवें गुरु थे? तो 10वां हो जाएगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के अनुसार इनमें से किस जगह पर भगवान बुद्ध कई बार आए थे? तो पटना में वो कई बार आए थे। इनमें से किस साहित्यिक कृति से पाटलिपुत्र के क्षय होने के संकेत मिलते हैं? कौन सा किताब में हम अभी बताए थे कि वहां पे पता चलता है ना कि 1000 साल तक पाटलिपुत्र का हुआ था, बर्बादी की ओर था, अपने क्या कहते उसको, दुख के समय को झेल रहा था। तो वो था मुद्रा राक्षस, जिसको लिखा है किसने? विशाख दत्त ने। तो हम अभी लिख के बताए थे कि लेखक के नाम नहीं है लेकिन इसी किताब में मिलता है। चैप्टर पर ध्यान दिया करो। मध्यकाल में लगभग कितने वर्षों तक पाटलिपुत्र का क्षय हुआ था? 1000 वर्ष तक। पूरा इतिहास है तुमको 2500 वर्ष का, और 1000 वर्ष उसने क्या देखा है? क्षय को देखा है, अपने नुकसान अपना होते हुए इसने देखा है। वहीन का अर्थ क्या होता है? तो अवहीन का अर्थ ये हुआ तुमको मिलेगा किताब के जो शब्दार्थ है ना उसमें इसका मिलेगा, तो वहां पे आग मिल जाएगा, वहां देख सकते हो। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। मही पद का अर्थ क्या होता है? तो मही मतलब होता है वो पृथ्वी। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो जब मुगल काल आया था इसी टाइम पे शेरशाह सूरी आया और उसी ने इसका नाम क्या रख दिया था? पटना रख देगा। अरे मुगल, रुक जा। मध्यकाल जब दिया हुआ है तब मुगल काल नहीं लिखेंगे, मध्यकाल में ही हम ठीक करेंगे। मध्यकाल ना देखे थे। ग्राम्यों में महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य सर्वदा क्रांतम भविष्यति, कि ये शहर बनेगा लेकिन कलह, आग और जल के भय से मतलब भयभीत रहेगा। कौन कहा है? भगवान बुद्ध। एक बार पूछा है हिंदी में, एक बार पूछ दिया है संस्कृत में। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? उस टाइम पे था राजशेखर के कौन सा कविता? अभी पूछा है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। क्वेश्चन को आंसर और आंसर को क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आज वहां पे क्या है? पटना साहिब गुरुद्वारा है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? गांधी सेतु है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? किसके शासनकाल में? तो जब गुप्त वंश था उस टाइम पे मनाया जाता था। कौन से ऋतु में? शरद ऋतु में। वो भी क्वेश्चन आएगा। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? याद करो बढ़िया से। पुष्पपुर। पुष्पपुर। पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पाटलिपुत्र नाम पड़ा है ना जी। पाटलिपुत्र होगा। पुष्प होता था ओकरा आधार पर, पुष्पों का उत्पादन होता था, तब कौची है? पुष्पपुर है। लेकिन पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? पाटलिपुत्र पड़ा है। ठीक ना, कंफ्यूज ना हुई है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी बढ़िया रक्षा व्यवस्था था? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, यानी मौर्य वंश में कौन आया है? चंद्रगुप्त मौर्य आया है। पटना नगर की नगर पालिका देवी कौन है? सभी पता है नगर पालिका देवी किनको कहते हैं हम लोग? पटन देवी को।
ठीक, कोई दिक्कत? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? दामोदर गुप्तोला कुटनीमत। कुटनीमत याद, ये हमें भुलाएगा, समझा? ये थोड़ा भारी पड़ता है, बार बार पढ़े पड़ेगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना शहर के है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज यूनान से आया था। अब बाकी तीनों, ये तीनों आया था बउआ तुमको चीन से। हाँ, अगर कभी दे देवे तब कोई दिक्कत ना। कटुनिमतम काव्य के कवि कौन है? मारेंगे एक झापू। काव्य मीमांसा के है। अभी न करवाए जी। दामोदर गुप्त किसके रचयिता हैं? तो कटुनिमत के। तो कटुनिमत के रचयिता कौन? दामोदर गुप्त। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पुरंदर किनको कहा गया है? अच्छा नहीं, हम उल्टी बोल दिया, अब समझो। परिभूत पुरंदर स्थानम यानी इंद्र के स्थान किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र शहर को कि इंद्र का स्थान है और सरस्वती की कुल गृह है। ठीक, खत्म, इतना ही था। कौन 9 में अटकल है? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों न थरे कदावा। 9 पेज सब्जेक्टिव है, ये 42 का ऑब्जेक्टिव। अभी तक जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बना है यही में से बना है। सब लिखवाते जा रहे हैं, 1 महीना वेट करते जाइए और जैसे ही एग्जाम हो जाएगा आप क्वेश्चन में मिला लीजिएगा कि पढ़ावल कितना उमें आया है। फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सही पढ़ाया जा रहा है कि गलत पढ़ाया जा रहा है। सब क्वेश्चन आपको लड़ जाना है, समझ गया? चलिए खत्म करते हैं क्लास को और दे लेते हैं हम लोग टेस्ट।